कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी जीडी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लगातार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ लिया है। अब तक हम लोगों ने मुगल साम्राज्य में बाबर को पढ़ लिया है। तो बाबर से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हम लोगों ने कल की वीडियो में किया था। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये आपके ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन वीडियो में उन्हीं बिंदुओं पर डिस्कशन किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर दोस्तों आपने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो उन्हें लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी बताने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सफलता नहीं प्राप्त की है तो निराश मत होइए, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो आप लगातार मेहनत करिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी हुमायूं से संबंधित होगी, जो कि बाबर का उत्तराधिकारी होता है। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बाबर ने कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, 4 युद्ध लड़ता है, चारों युद्धों में लगातार विजयी होता है, लेकिन संयोगवश वो ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाता है। 1526 में एक तरह से अपनी सत्ता की स्थापना करता है और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बनता है। ताइए हुमायूं से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, हुमायूं का जो समय है आपको 2 भागों में देखने को मिलेगा। आगे की जब हम लोग कहानी इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक राज्य करता है, फिर उसके बाद 1555 से लेकर 56 ईस्वी तक राज्य करता है। जो बीच का ये पीरियड गायब है लगभग 15 वर्षों का, उसमें आप देखेंगे कि एक नया शासक बनता है जिसे शेरखा कहा जाता है। शेरखा के बाद वो एक युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। तो आइए उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हुमायूं का नाम देखते हैं। तो हुमायूं का जो शुरुआती नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जन्म इसका कब होता है? तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को कहाँ पर? काबुल में होता है। पिता कौन होता है? बाबर होता है। इसका पिता कौन था? बाबर था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हुमायूं से संबंधित, जैसे नाम हो गया, जन्म हो गया और पिता कौन था। अब आइए महत्वपूर्ण बिंदु इस पर हम चर्चा करेंगे कि हुमायूं अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कब करता है? बाबर की मृत्यु होने पर बाबर के दिशा निर्देश के अनुसार हुमायूं अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में करता है। तो आइए देखते हैं किसको कौन सा राज्य देता है। तो देखिए, कामरान उसका जो भाई है, उसके भाई का नाम क्या है? कामरान है। कामरान को क्या देता है? काबुल और कंधार देता है। मिर्जा अस्करी को क्या देता है? तो संभल देता है। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे देता है। तो देख रहे हैं कि हुमायूं 4 भाई था, जिसमें 3 भाई उसके कौन कौन से राज्य प्राप्त किए हैं हुमायूं के द्वारा, जो उनको दिया गया हम लोगों ने देखा। लेकिन आपको कमेंट करके एक बताना है कि हुमायूं का एक चचेरा भाई था, तो हुमायूं ने उसको कौन सा राज्य दिया था। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो हम लोग अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। चूँकि मैंने नहीं नोट डाउन किया
कि आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। अगला पॉइंट हमारा है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर बनता है हुमायूं से संबंधित, तो हमें तो लगता है यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? तो कौन किया था? हुमायूं ने किया था। अब आइए देखते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को देखते हैं कि हुमायूं द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए। तो आइए उन युद्धों को हम लोग एकदम बेसिक से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला युद्ध जो लड़ता है हुमायूं, कालिंजर का युद्ध। कौन सा? कालिंजर का युद्ध। देखिए, हुमायूं ने सन 1531 ईस्वी में, हुमायूं ने गद्दी पे कब बैठता है? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होने के बाद, और 1531 ईस्वी में अपनी सीमा का वो विस्तार करना प्रारंभ कर देता है। तो विस्तार करते हुए कहाँ पे? कालिंजर के किले पर आक्रमण करता है। कहाँ पे? कालिंजर के किले पे आक्रमण करता है। उस समय कालिंजर के किले का जो शासक था कौन था? रुद्रदेव प्रताप था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि हुमायूं ने कालिंजर के किले पे जब आक्रमण किया तो उस समय कालिंजर के किले का शासक कौन था? तो कौन था? रुद्रदेव प्रताप था। अगला पॉइंट है कि हुमायूं ने इस किले पर क्या करता है? अपना अधिकार जमा लेता है। इस किले पर विजयी होता है, आक्रमण करने के बाद वो विजयी होता है और इस किले पर अधिकार जमा लेता है, लेकिन परंतु ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। हुमायूं का इस किले पे अधिकार ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। अब क्यों नहीं रहता है? आगे देखते हैं। देखिए, दिया है क्योंकि अफगानों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर देता है। तो अफगानों ने जो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं इधर दिल्ली साइड में, तो उसकी मजबूरी बनती है कि वो कालिंजर को छोड़ के इधर देखे। तो देखिए इसमें दिया है, इसलिए हुमायूं ने राजा रुद्रदेव प्रताप से कुछ शर्तों पर क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। किससे? रुद्रदेव प्रताप से। क्यों करता है? क्योंकि अफगानों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो फिर देखिए संधि में क्या होता है कि राजा रुद्रदेव प्रताप को पुनः कालिंजर पर शासन स्थापित करने का मौका मिल जाता है। तो अब देखिए फिर से संधि होने के बाद राजा रुद्रदेव प्रताप कालिंजर के किले पे शासन करना शुरू कर देते हैं। अगला फिर युद्ध लड़ता है जो हुमायूं, देवरा का युद्ध लड़ता है। कौन सा? देवरा का युद्ध। तो यह युद्ध हुमायूं और अफगानों के मध्य होता है। किनके बीच? हुमायूं और अफगानों के मध्य। कब होता है? 1532 ईस्वी में। कब? 1532 ईस्वी में होता है। अफगान सेना का नेतृत्व जो कर रहा था कौन था? महमूद लोदी था। कौन था? महमूद लोदी कर रहा था। युद्ध के परिणाम में क्या निकलता है? देखिए, युद्ध के परिणाम में हुमायूं की विजय हुई। देखिए, ये युद्ध भी हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं इस युद्ध में भी विजयी होता है और हुमायूं ने चुनार के किले पर कब्जा कर लेता है। हुमायूं इस युद्ध को जीतने के बाद चुनार के किले पर कब्जा कर लेता है। तो उस समय चुनार के किले पे किसका अधिकार था? हुमायूं के युद्ध जीतने से पहले चुनार के किले पे किसका अधिकार था? तो ये देखिए पॉइंट दिया है, जो कि उस समय चुनार के किले पर शेरशाह सूरी का, किसका? शेरशाह सूरी, जिसे हम शेरखा के नाम से जानते हैं। अभी इसका नाम शेरशाह सूरी नहीं पड़ता है, इसका नाम अभी शेरखा रहेगा। देखेंगे हम आगे जब चौसा का युद्ध लड़ता है हुमायूं से, कौन? शेरखा, उसी में शेरशाह की पदवी को धारण करता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये शेरखा के नाम से जाना जाएगा। तो उस समय चुनार के किले पे किसका एक तरह से अधिकार था? तो शेरखा का था। फिर दिया है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं ने संधि कर लिए। जब हुमायूं ने चुनार के किले पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं? वे संधि कर लेते हैं। संधि में क्या होता है कि शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र कुतुबू खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता है। तो देख रहे हैं कि संधि होती है किनके बीच?
शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होती है। संधि का निष्कर्ष क्या निकलता है कि शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र कुतुब खां को क्या करता है, हुमायूं की सेवा में भेज देता है। यहाँ तो इतनी कहानी होती है, लेकिन शेरशाह सूरी एक तरह से थक कर बैठता नहीं है, वो फिर से प्लानिंग करता है और सीधे 1539 में, ये 1532 में युद्ध होता है। कौन सा? देवरा का युद्ध, जिसमें ये तो अपने पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेज देता है, लेकिन 1539 में इसका फिर से एक तरह से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए इसको किस नाम से जानते हैं? चौसा का युद्ध के नाम से। किस युद्ध से? चौसा के युद्ध के नाम से। कब होता है? तो 1539 ईस्वी में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। शेर खां कौन रहता है? शेरशाह सूरी रहता है। अभी इसका नाम क्या है? शेर खां है। इसी युद्ध के बाद वो शेरशाह सूरी की पदवी को धारण करेगा। तो अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में शेर खां विजयी हो जाता है। देख रहे हैं कि इस युद्ध में तो जब 1532 में देवरा का युद्ध होता है तो उसमें तो हार जाता है, संधि करना पड़ता है, लेकिन अपनी तैयारी को वो इतनी मजबूत कर लेता है कि 1539 ईस्वी में जब चौसा का युद्ध लड़ता है तो वो विजयी हो जाता है। और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की पदवी ग्रहण कर लेता है। अगला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। ये तो बार बार एग्जाम में पूछता है, रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन कि चौसा का युद्ध कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था। तो कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। ये भी एक पॉइंट बनेगा कि शेर खां ने किस युद्ध के दौरान शेरशाह की पदवी धारण किया। तो किस युद्ध के दौरान? चौसा के युद्ध के दौरान। तो इससे दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद करना है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला युद्ध जो लड़ा गया बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था। इसको दो नामों से हम लोग जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। ये कब लड़ा गया? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? फिर से शेर खां और हुमायूं के बीच में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, फिर से शेर खां और हुमायूं के बीच में शुरू हो जाता है। अब इस युद्ध का परिणाम देखते हैं क्या निकलता है। तो इस युद्ध में भी हुमायूं क्या होता है? पराजित हो जाता है। क्या होता है? हुमायूं पराजित हो जाता है और उसे देखिए शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर किस युद्ध के दौरान कब्जा किया। किस युद्ध के दौरान किया था? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के दौरान। फिर अगला पॉइंट इससे महत्वपूर्ण है कि हुमायूं सिंध भाग गया। इसी युद्ध के दौरान हुमायूं को आगरा दिल्ली छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है? सिंध जाना पड़ता है। देखिए इस दौरान जब ये सिंध जाता है आगरा और दिल्ली को छोड़कर हुमायूं, तो क्या करता है? तो इसी दौरान हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी, कौन थे? हिंदाल के गुरु फारसवासी सिया मीर अली अकबर। देख रहे हैं कितना बड़ा नाम है, सिया मीर अली अकबर। ये कौन थे? ते हिंदाल के गुरु थे। तो सिया मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह का अर्थ क्या होता है? विवाह होता है। क्या होता है? विवाह कर लिया। तो ये भी पॉइंट देखिए कि जब यहाँ से दिल्ली और आगरा पे शेर खां एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, तो हुमायूं को दिल्ली और आगरा छोड़कर सिंध जाना पड़ता है। जब सिंध हो जाता है तो उसके हिंदाल के गुरु क्या नाम था? तो ये सिया मीर अली अकबर जामी की पुत्री का उनके क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लेता है। फिर क्या होता है
कि फिर अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। तो अकबर का जन्म कहाँ किससे हुआ था? तो हमीदा बानो बेगम से। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि अकबर की माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम नाम था। फिर अगला पॉइंट है कि 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक मतलब बोलें तो शेर शाह सूरी के जो एक तरह से शासक थे, उसके उत्तराधिकारी थे, सिकंदर को पराजित कर देता है। अब देखिए 1500, ये जो पीरियड आपको देखा होगा ना, 1530 से 40 एक बार राज्य करता है, फिर 1555 से 56, अब वही 1555 फिर से वापस आ जाता है। हुमायूं पंजाब के सूरी शासक किसको पराजित करता है? सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? हुमायूं फिर से वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन संजोग बस उसकी 1555 में दिल्ली पे बैठता है एक तरह से राज्य करने के लिए, लेकिन 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है आगे के पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हुमायूं की मौत 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह की स्थापना किसने किया था? हुमायूं ने ही किया था। भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई। तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या हो जाती है? हुमायूं की मौत हो जाती है। अब यहाँ से हुमायूं खत्म हो जाता है। हुमायूं के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी आता है? अकबर आता है। तो कल की वीडियो में हम लोग शेरशाह सूरी से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि शेरशाह सूरी से बहुत चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा है। उन महत्वपूर्ण चीज़ों को अभी बाकी हैं कुछ, उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हुमायूं का जो उत्तराधिकारी आता है, अकबर से संबंधित चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हुमायूं से संबंधित 1-2 चीज़ें और बची हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्त आपको भी लग रहा है ना कि सच में मेहनत की जा रही है, सच में पसीना बहाया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल का सदस्य बनकर आप भी संकल्प लीजिए अपनी एक तरह से सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप भी मेहनत करिए और पसीना बहाइए। तो आइए हम लोग सब मिलकर एक तरह से इस बार एग्जाम को नस्ते नाबूद करते हैं। तो साथ एक यूनिटी में जो दम होता है ना, वो किसी में नहीं दम होता है। तो आप भी एकता में जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। और इस बार एग्जाम को नस्ते नाबूद करना है, हम सब मिल के करेंगे। तो हुमायूं नामा की रचना कौन करता है? गुलबदन बेगम करती है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने किया। इसका इससे संबंध क्या था? तो बहन थी। फिर अगला पॉइंट है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो हुमायूं देख रहे हैं कि ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन वो अलग अलग तरह के कपड़े, हर कलर के कपड़े पहनता था। फिर है कि हुमायूं का मकबरा उसकी प्रिय पत्नी कौन बनवाई थी? हाजी बेगम ने बनवाया। किसने? हाजी बेगम ने बनवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया था। इसके वास्तुकार, किसके वास्तुकार? हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गियास थे। कौन थे? मीरक मिर्जा गियास थे। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से हुमायूं को समाप्त कर दिया है और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर दोस्त आप इन वीडियो को पूरी तरह से ना एक बार देखकर नोट्स बना लेते हैं, इन्हें याद कर लेते हैं इन बिंदुओं को, तो मेरा आपसे भरोसा दिलाता हूँ ना कि इससे बाहर एक पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके वनडे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं बिंदुओं में से पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर 1 से 2 बार, 2 से 3 बार वीडियो को देखकर इन बिंदुओं को याद कर लेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का सदस्य नहीं बना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, ये आपके द्वारा पनपाया गया चैनल है और आप इसे बना के रखेंगे, इसको विकसित करेंगे, तो इसलिए आपको सहयोग देना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपका पूरा सहयोग मिलेगा और मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।